वेलकम टू द न्यू साइंस इरा। स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाना था और उनको हल करने की विधियों के बारे में देखा था। तो इसमें हम देखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करते हैं। तो हम जो सबसे पहला मेथड देखे हैं वो होता है बीजगणितीय मेथड से हल कर सकते हैं। बीजगणितीय मेथड से, बीजगणितीय विधि से। और दूसरा जो तरीका होता है हल करने का वो होता है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। ग्राफीय विधि या फिर आलेखीय विधि आप इसे कह सकते हैं, आलेखीय विधि। तो हम दो मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि में जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो दो समीकरण दिए होते हैं उन दोनों समीकरण का हम ग्राफ बनाते हैं। फिर उसी ग्राफ में जहां उन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए पहली वाली रेखा का ये हो गया और दूसरी वाली रेखा ये है, तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो जो एक्स पे जितना वैल्यू आएगा और वाई अक्ष पे जितना ये वैल्यू कट करेगा वही इसका वैल्यू हो जाता है एक्स और वाई का। तो इस तरह से हम आलेखीय विधि से हल करते हैं। और बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए तीन विधियां होती हैं इसमें। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। तो बीजगणितीय विधि से हम इन तीन तरीके से समीकरण को हल कर सकते हैं। चाहे हम जो तरीका उपयोग करेंगे लेकिन हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आंसर होगा वो एक ही आएगा, चाहे जिस विधि को हम उपयोग करके समीकरण को सॉल्व करें। और ग्राफीय विधि में भी वही आएगा, लेकिन हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा। इसके बाद हमको सॉल्यूशन पॉइंट देखने होंगे कि कहां पर दोनों समीकरण एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जहां पर उन दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी वही उनका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। तो हम बीजगणितीय विधि से किन समीकरणों को हल करेंगे पहले ये देखा जाए। तो हमने देखा था कि जो समीकरण होते हैं या तो वो समांतर होंगे या तो समपाती होंगे या तो फिर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तीन तरीके से समीकरण होंगे, या समांतर होंगे या समपाती होंगे या प्रतिच्छेद करेंगे। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई, मतलब दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर हो गए, तो हमें उन दोनों को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों समांतर हैं तो उनका कोई हल बिंदु नहीं होगा। तो हम उसे वैसे छोड़ देंगे और बता देंगे कि इनका कोई हल पॉइंट, कोई हल बिंदु नहीं है। संपाती होंगे, अगर संपाती होंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगे, पहली रेखा के ऊपर से ही दूसरी वाली जाएगी और पहली वाली रेखा को दूसरी वाली रेखा प्रत्येक बिंदु पर कट करेगी। देखिए पहली वाली है, इसी के ऊपर दूसरी वाली जाएगी तो इसके प्रत्येक बिंदु पे इसको कट करेगी। तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, इसके अनंत हल होंगे। तो हमें कह दिया जाए, अब अनंत हल तो हम नहीं निकाल सकते लेकिन दो चार हल हम बता सकते हैं। तो अगर कह दिया जाए कि आप इन दो जो समपाती रेखाएं हैं, इन दोनों समपाती रेखाओं के कोई दो हल पॉइंट लिखिए या फिर कोई तीन हल पॉइंट लिखिए। तो आप ऐसे पॉइंट रखिए जो इस रेखा पे उपस्थित हों। तो इनको ज्ञात करने के लिए जो रेखा का समीकरण होगा उसमें आप x की वैल्यू अपनी तरफ से रखिए और y की वैल्यू जो यहाँ पे प्राप्त होगी वही x और y जो होंगे वो इस रेखा पर स्थित होंगे और वे इनके हल कहलाएंगे। ठीक है, आप जितने भी चाहेंगे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर तीसरा होता है प्रतिच्छेद करना। प्रतिच्छेद करना जो होगा, इसमें दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी और जब कट करेंगी तो वो किसी एक निश्चित पॉइंट पे कट करेंगी, तो वही इनका हल बिंदु हो जाएगा। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक हल मिलेंगे, केवल एक हल मिलेंगे, वही इनका हल बिंदु होगा। और समांतर होंगी तो कोई हल नहीं मिलेगा, समपाती होंगी तो अनंत हल मिल जाएंगे। अनंत हल मिलेंगे तो हमको दो चार हल की आवश्यकता होगी तो हम निकाल सकते हैं। एक हल होगा तो उसे ज्ञात करेंगे, लेकिन समांतर के लिए हम कोई हल नहीं ज्ञात करेंगे। तो समपाती और समांतर या फिर प्रतिच्छेद तीनों पता करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो हम क्या करेंगे, समांतर और समपाती
के लिए तो हम ऐसे आसानी से हल प्राप्त कर सकते हैं। समांतर में तो कोई होगा नहीं, समपाती के लिए हम उसी समीकरण में x या फिर y की वैल्यू रखकर, अगर x की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू प्राप्त होगी, तो वो दोनों एक दूसरे के हल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होंगे वो हल कहलाएंगे। तो हम ज्ञात करेंगे जो समीकरण प्रतिच्छेद करते होंगे उनके लिए केवल एक हल होगा और उसी हल को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम प्रतिच्छेद के लिए हल ज्ञात करेंगे, समांतर और समपाती का तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो जो समीकरण प्रतिच्छेद करेंगे केवल उन्हीं को हम प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं, और जो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें ही हम युगपत समीकरण बोलते हैं, उन्हें हम युगपत समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समीकरण जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनका केवल एक हल होता है, ऐसे समीकरण को हम युगपत समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब प्रतिच्छेद करने वाले समीकरणों को हमको तीनों विधियों से हल करना सीखना है। तो पहली आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं तो उसमें दो चर राशियां होंगी, तो पहली वाली चर राशि को प्रतिस्थापित करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसमें से दूसरे वाले चर का मान निकालेंगे और उस मान को ले जाके अगले समीकरण में लिखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 2 दिया है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, इस तरह से दो समीकरण हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण या फिर दूसरे वाले समीकरण से x का या फिर y का मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से हम x बराबर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, y की वैल्यू इधर आएगी, y इधर आएगा तो y 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू लाके हम पहले वाले समीकरण में रख देते हैं, तो x की जगह पे अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और y ऑलरेडी पहले से y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसको हम सॉल्व करके y की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिस्थापित करके हम समीकरण में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का मान प्राप्त करेंगे और उस मान को अगले समीकरण में ले जाके रख देंगे और हल करने पे हमको उस वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के सहायता से इसको समझा जाए। तो हमको ये एग्जाम्पल एक करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो हमको इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है और हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में हमको करना क्या होता है कि चाहे पहले वाले समीकरण में या फिर दूसरे वाले समीकरण में हम या तो x को प्रतिस्थापित करके दूसरी तरफ लाएं या फिर y को प्रतिस्थापित करके दूसरी तरफ लाएं, और जो वैल्यू प्राप्त हो हम लाके इधर दूसरे वाले समीकरण में उसको रख देते हैं। जैसे देखिए x इज इक्वल टू 14, y को अगर हम इधर लेके आएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 14 माइनस वाई, मतलब y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे राइट साइड में तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, तो x की वैल्यू हमको पहले वाले समीकरण से मिली है 14 माइनस वाई, ये x की जगह पे रख दिए हम, और माइनस वाई इस समीकरण में ऑलरेडी है, x की वैल्यू हमने यहाँ से रखा और y जो है ये ऑलरेडी समीकरण में था, इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस वाई और y दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। ये 4 को आप इधर लेके आइए तो -4 हो जाएगा, और 2i इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2i। तो 14 में 4 सबट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2i। ठीक, या 2 का अगर इससे हम कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 5, y की वैल्यू हमको मिल गई 5। ठीक, अब इसी y की वैल्यू अगर हम पहले वाले समीकरण में रख दें जो हमने बनाया था, चाहे इसमें रख दें या फिर इधर रख दें या फिर इधर रख सकते हैं, चाहे जहाँ पे रख दें हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी 5, तो x इज इक्वल टू 14 में 5 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। तो हम इस तरह से प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल कर सकते हैं। पहले समीकरण से आप x या फिर y का मान ज्ञात करें, मतलब x का मान y के पद में ज्ञात करें या फिर y का मान आप x के पद में ज्ञात करें। अगर हम इसको हम सॉल्व करते
तो इस तरह भी कर सकते थे कि y को यहाँ रखिए और x को इधर लेके आइए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस एक्स। अब x को इधर लेके आइए, हमने x का मान y के पद में ज्ञात करा था तब यहाँ रखा था, अब हम y का मान x के पद में ज्ञात करके रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है हम ला के यहाँ पे रख दे दूसरे वाले समीकरण में, तो दूसरे समीकरण में रखने पर अगर दूसरे में रख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y की जगह पे हमको 14 माइनस एक्स रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे 14 माइनस एक्स, तो माइनस यहाँ पे 14 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। x माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। तो x और x मिलके 2x हो जाएंगे 2x, और 14 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 14 प्लस 4 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, और ये कट कर देंगे हम तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। देखिए फिर वही वैल्यू हमको प्राप्त हुई, तो चाहे x का मान हम y के पद में चाहे y का मान x के पद में ज्ञात करें, उसको ले जाके दूसरे समीकरण में रखें। ऐसा हम पहले वाले समीकरण के साथ कर सकते हैं, ऐसा हम दूसरे के साथ कर सकते हैं कि इधर से हम x या y का मान ज्ञात करके इधर ला के रख दें, तब भी हमको वही प्राप्त होगा। अगर इस तरह की विधि आप यूज करते हैं तो इसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो हमको एक एग्जांपल दिया गया है ये कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये एक इक्वेशन दिया गया है हमको, ये डेसिमल में है, तो हम इसे पहले अपने सुविधा के लिए इसे हम दशमलव को हटा देते हैं, उसके बाद इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें तो हमारा समीकरण वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि हम बराबर के दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, ठीक है। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10 से गुणा और इधर भी हो गया, और इस इक्वेशन में भी हम ऐसा कर लेते हैं, तो 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 गुणे 10, ठीक है। तो चलिए अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दशमलव से यहाँ करेंगे, दशमलव हट जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा 3y हो जाएगा, और 1.3 है यहाँ पे दशमलव हट जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, दशमलव हट जाएगा, यहाँ 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये दूसरा वाला इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंपल हो गया है, ये इसमें बदला कुछ नहीं है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई दोनों साइड करा है, एक साइड ऐसा नहीं है कि एक साइड करा है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू हम एक जगह से निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं, और चाहे हम ऐसा इस समीकरण में कर लें या फिर इस समीकरण, चलिए इस समीकरण से वैल्यू निकाल के हम इस समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, ऐसा करेंगे हम तो 5y इज इक्वल टू 23, और 4x को आप इधर लेके आइए, ये हो जाएगा -4x, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 4x अपान 5, ठीक है। हमको ये वैल्यू प्राप्त हुई है। अब इस वैल्यू y को हमको ले जाके y की जगह पे यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2x प्लस 3, y की पूरी वैल्यू रख देते हैं, तो 23 माइनस 4x अपान 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करा जाए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 5 है, नीचे इस इक्वेशन में 5 है, तो हम 5 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 5 हट जाए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10x, प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 3, 23 माइनस 4x इज इक्वल टू यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 65, ठीक है। 5 हमने यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब 10x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 3 का, तो ये हो जाएगा 69, ठीक है।
माइनस इधर करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 65, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 10x में 12x अगर घट जाएगा तो -2x बचेगा, क्योंकि हम छोटे वाले में बड़े वाले को घटा रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 65। अब यहाँ देख लेते हैं, 65 को हम इधर लेके जाते हैं और 2x माइनस में इसको इधर लेके आते हैं, तो 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये इसमें घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x, कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। यहाँ पे हमको x की जगह पे 2 मिला, हम रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और y की वैल्यू हमको निकालना है, तो y यहाँ से निकाल सकते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 4 इंटू x की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है, ठीक है, अपॉन 5। तो 23 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा अपॉन 5। इसको घटा देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 15 अपॉन 5। इसको काट देंगे यहाँ पे तो ये 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमको इस तरह से 3 प्राप्त हो गई, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो अगर इन दोनों को हम यहाँ पे ला के रख देंगे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई भी रहेंगे। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को हमको यूज करना है कि एक जगह से x या फिर y की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पे ले जाके रखना होता है। तो स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा तरीका है किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का, वो है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है कि हटा देना या गायब कर देना, ठीक है। तो विलोपन मतलब उसका विलोप करना है, मतलब हमको या तो x वेरिएबल का या फिर y वेरिएबल का हमको इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से गायब करना है। तो जो बचे हुए वेरिएबल होंगे y होगा, जैसे हमने x को गायब किया है तो y बचेगा, तो हम उसको सॉल्व करके y का मान ज्ञात करेंगे। और अगर हमने y को हटाया है तो जो बचे हुए वेरिएबल होंगे x, उनका हमको मान मिल जाएगा, वापस हम समीकरण में रख के दूसरे वेरिएबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम एक देखते हैं, तो हमको ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इन दोनों समीकरण को हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन का मतलब हुआ हम कि हटा देना या गायब कर देना, मतलब या तो x वेरिएबल को या तो y वेरिएबल को हम दोनों इक्वेशन से हटा दें। और हटाना संभव तभी होगा जब हम इन दोनों इक्वेशन में या तो x के गुणांक को या फिर y के गुणांक को सेम रखें, एक ही गुणांक हो दोनों का, दोनों इक्वेशन में या x का जो गुणांक हो वो एक ही होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए, और y का जो गुणांक हो वो भी एक नंबर, कोई एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अगर जोड़ या घटा देंगे तो एक वेरिएबल हट जाएगा और दूसरे वाला वेरिएबल बच जाएगा, और इसी की सहायता से हम इस मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2y है और यहाँ पर 4y है, तो अगर यहाँ पर भी 4y होता तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते, और ऐड करते तो ये प्लस 4y और ये माइनस 4y है, ओ सॉरी माइनस 2y है, तो यहाँ 4y होता तो दोनों ऐड करते टाइम कट कर हट जाते और सिर्फ x वेरिएबल ही बच पाता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। अगर इस इक्वेशन को ले जाके हम पहले वाले इक्वेशन में ऐड कर दें तो प्लस 4y और माइनस 4y दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं दोनों को, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। चलिए दोनों को अगर ऐड करेंगे तो x वाले वेरिएबल ऐड होंगे तो 4 और 3 ऐड होकर 7x बन जाएगा। ये माइनस 4y है, ये प्लस 4y है, तो माइनस 4y और प्लस 4y अगर दोनों ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। एक माइनस में और दूसरा प्लस में, और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे ऐड का साइन भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 14 बचा, इसको अगर हम कट कर देंगे तो 2 यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको आसानी से प्राप्त हो गई। और यही x की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, या फिर हम इस इक्वेशन को दोबारा x वाले जो गुणांक है उनको बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 ये भी हो जाएगा, तो दोनों 6 हो जाएंगे। तो अब इस बार हम घटा लेते हैं, घटा कर हल करेंगे तो x का मान प्राप्त, y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू रख के प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे 4x, x की वैल्यू 2 प्राप्त हुई है,
माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 को इधर ले आइए, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 अगर इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और ये 4y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, तो 8 में 4 घट जाएगा तो ये 4 बचेगा इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, y बराबर 1। ठीक है, इस तरह से हमको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर x वाले वेरिएबल को हटा देंगे तो सिर्फ y वाले बचेंगे, तो हम y का मान ज्ञात कर सके, उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गई विलोपन विधि। चलिए एक अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए ये कंडीशन है कि कोई भी या तो x का गुणांक या फिर y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये गुणांक बराबर नहीं है। ये 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक गुणांक चाहे x का चाहे y का हम बराबर कर लेते हैं। अगर हम y का गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 होगा। मतलब हमको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर x वाला करते हैं बराबर, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x वाला बराबर हो जाएगा। मतलब x का वेरिएबल बराबर x वेरिएबल बराबर करने के लिए हमको सिर्फ एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले जो आसानी पड़ रहा है वही करते हैं। तो यहाँ पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 तो है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो x वाले जो गुणांक हैं ये बराबर हो गए हैं। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं। पहला वाला इक्वेशन यहाँ पे नोट करते हैं, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। घटा लेते हैं, घटाने पे क्या होगा, ये 9x और ये माइनस 9x हो गया, ये तो कट गया। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है तो इसलिए हमको घटाना पड़ रहा है। अगर कोई एक माइनस में होता तो हम ऐड कर लेते, वैसे भी कट जाता हो। ठीक है, और ये हो गया माइनस 15y है, और ये माइनस नीचे वाला और ऊपर माइनस एक यहाँ पर भी है, ये माइनस दोनों मिलकर प्लस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 15y में प्लस 2y होगा तो माइनस 13y होगा। ठीक है, माइनस 15 यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि माइनस 15 है और प्लस 2 हो गया है, अब तो ये हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 में 7 घट जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपान माइनस 13, ये वैल्यू हमको मिल गई। तो y की वैल्यू ये होगी। ठीक है, और अगर x की वैल्यू हमको निकालनी हो तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख लीजिए और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे 9x माइनस 2y है, तो y की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 5 अपान माइनस 13 इज इक्वल टू 7, तो 9x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 अपान 13 इज इक्वल टू 7। 9x इज इक्वल टू 7 माइनस इसको पूरा इधर लेके आइए तो 10 अपान 13। ठीक है, 9x इज इक्वल टू ये इसका मल्टीप्लाई होगा दोनों का तो 91 हो जाएगा माइनस 10 अपान 13। ठीक है, 9x इज इक्वल टू ये इसमें घट जाएगा तो 81 अपान 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो x इज इक्वल 9x इज इक्वल टू 81 अपान 13 है, तो ये इससे कट जाएगा ऊपर से, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 81, x इज इक्वल टू हो गया 9 अपान 13, तो ये वैल्यू हमको मिल गई x की। इस तरह से हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक गुणांक को बराबर करते हैं और उसे फिर हम जोड़ या घटा लेते हैं समीकरण को, जिससे कि वो वेरिएबल गायब हो जाए जिसका गुणांक बराबर है, और हम दूसरे वाले वेरिएबल को फिर हल करके मान ज्ञात कर लेते हैं और वापस ले जाके किसी भी इक्वेशन में रखकर हम वापस दूसरा वाला वेरिएबल का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये